अस्सलामुअलैकुम अजीज दोस्तों, उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज की शानदार वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ज़रूरी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बराह रास्त आप पहुंचेगी। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के उर्दू का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने नावल पर तफसीलन एक वीडियो बनाई। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शम्सुल उलमा मौलवी नज़ीर अहमद पर। आपको मालूम ही होगा कि हम आपको बता चुके हैं, हम उर्दू का एक एक चैप्टर आप तक पहुंचाने वाले हैं, तफसीलन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। शर्त है कि आप हमारी वीडियोस लगातार देखा करें और एंड तक देखा करें, साथ ही हमारी जो वीडियोस है उनको शेयर किया करें। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना टॉपिक जो है आज का, वो है शम्सुल उलमा मौलवी नज़ीर अहमद। इसे नज़ीर अहमद के नाम से भी जानते हैं और डिप्टी नज़ीर अहमद के नाम से भी इन्हें याद किया जाता है। तो उनके बारे में अगर हम मुख्तसर तारफ देखेंगे, मौलवी नज़ीर अहमद कौन थे, उनका मुख्तसर तारफ आपको यूँ देते हैं कि मौलवी नज़ीर अहमद की ज़िंदगी बड़ी पहलूदार थी। वो अरबी और फ़ारसी के मुंतही थे, यानी उन्होंने अरबी और फ़ारसी इंतहाई दर्जे तक पढ़ी थी, और साथ ही वो आलिम दीन भी थे और मुतकल्लिम यानी कलाम करने वाले बेहतरीन मुतकल्लिम थे। साथ ही वो मुतरजम कुरान भी थे, यानी कोई मामूली हस्ती नहीं थी। मौलवी नज़ीर अहमद आलिम दीन थे, मुतकल्लिम थे और अरबी और फ़ारसी के मुंतही भी थे। इंतहा दर्जे तक उन्होंने अरबी और फ़ारसी पढ़ी थी, और साथ में वो मुतरजम कुरान यानी उन्होंने कुरान का तर्जुमा भी किया था। इसके अलावा वो कानूनी किताबों के भी मुतरजम थे, यानी उन्होंने कई कानूनी किताबों का भी तर्जुमा किया है। साथ ही वो मशहूर अदीब और नावल निगार भी थे और अपने ज़माने के बुलंद पाया खतीब और मुकर्रिर भी थे। ये मौलवी नज़ीर अहमद के बारे में मुख्तसर तारुफ था कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या किया है और वो कौन सा मुकाम अपनी ज़िंदगी में हासिल कर चुके थे। जहाँ तक उनकी पैदाइश का ताल्लुक़ है, मौलवी नज़ीर अहमद की पैदाइश 6 दिसंबर 1832 ईस्वी को बरोज़ मंगलवार ज़िले बजनूर की तहसील नगीना के एक गांव रायहड़ में पैदा हुए। यानी नज़ीर अहमद 6 दिसंबर 1932 को पैदा हुए, लेकिन आपकी किताब पर लिखा है 1833 ईस्वी। हो सके तो आप इतना ही लिखिए। अगर आप ऐसा लिखोगे फिर आपको 6 दिसंबर 1832 पूरा लिखना पड़ेगा। अब अगर आप लिख रहे 1832 नहीं, इसमें आप सही लिखोगे 1833 आपकी किताब के हवाले से। और दिन कौन सा था? मंगलवार थी। डिस्ट्रिक्ट ये था बजनूर और तहसील था नगीना। तहसील नगीना के एक गांव इसका नाम रायहड़ था, और उत्तर प्रदेश की बात है, जहां पर मौलवी नज़ीर अहमद पैदा हुए। और मौलवी नज़ीर अहमद के जो वालिद साहिब थे, जिनका नाम था, मौलवी नज़ीर अहमद के वालिद का नाम मौलवी सआदत अली था। मौलवी सआदत अली एक दरवेश तबीयत इंसान थे और वो नज़ीर अहमद को आलिम व फाजिल बनाना चाहते थे। कहते हैं मौलवी नज़ीर अहमद की तालीम व तरबियत कहाँ हुई, यहाँ पर देखते हैं। जहाँ तक मौलवी नज़ीर अहमद की तालीम व तरबियत का ताल्लुक़ है, सवाल है, उन्होंने इब्तिदाई तालीम अपने वालिद साहिब मौलवी सआदत अली से हासिल की। इसके बाद दिल्ली में औरंग आबादी मस्जिद के मौलवी अब्दुल खालिक की शागिर्दी में रहे। अब्दुल खालिक की शागिर्दी में रहे, ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। मौलवी अब्दुल खालिक की शागिर्दी में भी रहे। इसके बाद कुछ अरसा बाद उन्हें दिल्ली कॉलेज में दाखिला मिला और वजीफ़ा पर उनका दाखिला हुआ, जहाँ पर उनकी बाकायदा तालीम शुरू हुई। और दिल्ली कॉलेज से क्या हुआ, उनको एक वजीफ़ा भी मुकर्रर हुआ था। दिल्ली कॉलेज से उन्होंने अरबी, अदब, फ़लसफ़ा और रियाजी में महारत हासिल की और एक्सपर्ट बन के निकले वो दिल्ली कॉलेज से। इसके बाद तालीम से फरागत पाने के बाद 1854 ईस्वी में
उन्होंने दिल्ली कॉलेज को खैरबाद कहा और दिल्ली कॉलेज से निकलकर उन्होंने महकमे तालीम में मुलाजमत अख्तियार की। बहैसियत उस्ताद, बहैसियत मुदर्रिस उन्होंने महकमे तालीम में अपनी मुलाजमत का आगाज़ किया, जहां उस वक्त उनकी तनख्वाह, माहाना तनख्वाह 25 रुपया थी। मुलाजमत के दौरान उन्होंने क्या किया? मुलाजमत के दौरान उन्हें कई अंग्रेज़ी किताबों का उर्दू में तर्जुमा करने का मौका मिला। उन्होंने अपनी मुलाजमत के दौरान कुछ खास तर्जुमे किए। बहुत सारी अंग्रेज़ी किताबों का उन्होंने तर्जुमा किया, लेकिन एक ख़ास तर्जुमा जो था जिसकी वजह से आप बहुत मशहूर हुए, वो कौन सा था? उन्होंने इंडियन पेनल कोड, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं आईपीसी का उन्होंने ताज़ीरात हिंद के नाम से तर्जुमा किया। और इस तर्जुमे की वजह से उन्हें अव्वलन डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ मदारिस बनाया गया, डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ मदारिस। इसके बाद तहसीलदार बनाया गया और बिल आखिर 1863 ईस्वी में उन्हें डिप्टी कलेक्टर के ओहदे पर फायज किया गया। ये वजह थी उन्होंने इंडियन पेनल कोड का तर्जुमा आसान ज़ुबान में ताज़ीराती हिंद के नाम से किया था। और शम्सुल उलमा का जहाँ तक ताल्लुक़ था मौलवी नज़ीर अहमद का, उन्होंने अपने इल्मी और अदबी सलाहियत की वजह से, जब हुकूमत ने उनकी इल्मी और अदबी सलाहियत देखी, नज़ीर अहमद की बात चल रही है, जब नज़ीर अहमद की इल्मी और अदबी सलाहियत हुकूमत ने देखी, वहाँ हुकूमत बरतानिया था उस वक्त, उन्होंने जब नज़ीर अहमद की सलाहियत देखी तो 1897 ईस्वी की बात है, जब उन्हें शम्सुल उलमा का खिताब बख्शा गया। क्योंकि मौलवी नज़ीर अहमद एक बड़े आलिम दीन थे, जिनकी इल्मी सलाहियत का जिसकी कोई हद ही नहीं थी, लिहाजा हुकूमत ने उन्हें मजबूरन शम्सुल उलमा का खिताब देना पड़ा। और चलते चलते मौलवी नज़ीर अहमद ने अंग्रेज़ी हुकूमत से इस्तीफ़ा दे दिया और अब जो हुकूमत थी, अंग्रेज़ी हुकूमत में उन्होंने नौकरी से इस्तीफ़ा देकर अपनी सारी ज़िंदगी तसनीफ़ व तालिफ़ के काम में गुजार दी। और आखिरकार मौलवी नज़ीर अहमद का इंतकाल 1912 ईस्वी में होता है। यानी आप इस दायरे फ़ानी से हमेशा के लिए कूच कर जाते हैं। कब? 1912 ईस्वी में। ये थी मौलवी नज़ीर अहमद की हालाती ज़िंदगी। आपके एग्ज़ाम में जब सवाल आता है या कि आप हालाती ज़िंदगी लिखिए या अदबी खिदमत या तर्ज तहरीर पर नोट लिखिए। अदबी खिदमत और तर्ज तहरीर एक साथ लिखना पड़ता है। अब हमने यहाँ पर अलग अलग करके दिखाया है आपको, जिससे आपको आसानी हो जाएगी अदबी खिदमत और तर्ज तहरीर लिखना। चलिए अब अदबी खिदमत देखते हैं मौलवी नज़ीर अहमद ने क्या किया है। कहते हैं मौलवी नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नावल निगार हैं। उनके नावल बामकसद होते हैं, उनके नावल बामकसद हैं। जब मौलवी नज़ीर अहमद जो थे वो उर्दू के पहले और बाकायदा नावल निगार हैं। जो नावलें उन्होंने लिखी वो नावलें बिल्कुल बामकसद हुआ करती थी। उनके नावलों की अगर हम बात करते हैं, उनके नावलों का जो मौजू हुआ करता था वो मजहबी नावल लिखते थे, इखलाकी लिखते थे, मजहबी और माशराती इस्लाहात पर मबनी जो नावल हुआ करते थे वो लिखते थे। यहाँ पर माशराती नावल। और आपने जो अपना पहला नावल मिरातुल उरूस लिखा, मिरातुल उरूस मौलवी नज़ीर अहमद का पहला नावल है। 1869 में ये लिखा, 1869 ईस्वी में लिखा, और जो बाकायदा उर्दू का पहला नावल कहलाया। ये मौलवी नज़ीर अहमद का भी पहला नावल है और उर्दू का भी पहला नावल है। उर्दू में इससे पहले नावल की शुरुआत नहीं हुई थी। इसी नावल से उर्दू में नावल निगारी का आगाज़ हुआ। इसके बाद उनका जो दूसरा नावल आया वो आया बिनातुन नाश के नाम से। बिनातुन नाश क्या था? बिनातुन नाश 1872 ईस्वी में उन्होंने लिखा और ये नावल खुसूसन लड़कियों के लिए लिखा गया, जो मौलवी नज़ीर अहमद ने पहले अपनी लड़कियों के लिए लिखा था। मौलवी नज़ीर अहमद की 2 लड़कियां और एक लड़का था। अपनी लड़कियों के लिए उन्होंने क्या लिखा था? बिनातुन नाश और चंद पंद। अब उनका जो तीसरा नावल है
वो है तौबतन नसूह। तौबतन नसूह मौलवी नज़ीर अहमद का सबसे बेहतरीन नावल माना जाता है, बेहतरीन और शाहकार नावल माना जाता है, क्योंकि तौबतन नसूह ने अपने वक्त में एक धूम मचाई थी और बहुत मशहूर हुई। आज तक तौबतन नसूह जैसी नावल नहीं मिल रही है, कोई नावल निगार ऐसी नावल आज तक नहीं लिख पाया जिस तरह मौलवी नज़ीर अहमद ने अपनी नावल तौबतन नसूह 1877 ईस्वी में लिखी, और ये उनकी बेहतरीन और सबक आमोज नावल है। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे नावल लिखे। फसाना मुब्तला, जिसका हमने कल भी जिक्र पढ़ा, 1885 ईस्वी, इब्नुल वक़्त 2005, मुंतखिबुल हकायात 1900 इसका डेट सही नहीं हुआ है, इसका डेट आपको बताते चलें। मुंतखिबुल हिकायात जो किताब हैं ये 1928 ईस्वी में शाया हुई, यानी नज़ीर अहमद के इंतकाल के बाद ये शाया हुई, जब उनकी वफ़ात हो चुकी थी। इस किताब को शाया किया गया। ये उनकी कुछ मशहूर तसानीफ़ हैं जो मौलवी नज़ीर अहमद ने अपनी ज़िंदगी में उर्दू अदब के लिए कारनामे अंजाम दिए हैं। अब जाते हैं मौलवी नज़ीर अहमद की तर्ज तहरीर पर कि उनके लिखने का तरीका कैसा था, उनका तर्ज तहरीर कैसा था। चलिए मौलवी नज़ीर अहमद के बारे में पढ़ते हैं कि नज़ीर अहमद अपनी तहरीरों में निहायत सादा, सलीस और आसान ज़ुबान का इस्तेमाल करते थे। अलबत्ता फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ी अल्फाज का इस्तेमाल भी उनकी नावलों और तहरीरों में पाया जाता है। नज़ीर अहमद की तहरीरों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जहाँ तक नज़ीर अहमद की नावलों का ताल्लुक़ है, वो अपनी ज़ुबानों में सादा और सलीस और आसान ज़ुबान का इस्तेमाल करते थे, लेकिन कभी कभार वो अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी ज़ुबान का इस्तेमाल भी अपनी तहरीरों में और अपनी नावलों में किया करते थे। उनके पास अल्फाज का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद था। जो आलिम दीन होता है उनके पास तो ऑलरेडी होना ही चाहिए था, और नज़ीर अहमद के पास ऑलरेडी एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा था। हर ज़ुबान की वो इंतहा कर चुके थे, लिहाजा उनके पास अल्फाज का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा था। लिहाजा वो अपनी तहरीरों में बामुहावरा रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले अल्फाज का इस्तेमाल करके अपनी इबारत में चाशनी पैदा करते थे, अपनी इबारत में मिठास और अपनी इबारत में दिलचस्पी पैदा करते थे। और आखिर पर आपको बताते चले कि उनका जो तर्ज बयान था वो बिल्कुल निहायत साफ, वाज़ेह और ज़ोरदार था। इस तरह से हमने आप तक मौलवी नज़ीर अहमद का एक तफसीलन नोट पहुंचाया। आप अगर चाहो इन पॉइंट्स को कंसल्ट करके एक नोट तैयार कर सकते हो, जो नोट आपकी हर लेवल में आपके काम आएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो को एंड तक पहुंचाने से पहले, आज की वीडियो ख़त्म करने से पहले आपसे फिर से गुजारिश करते हैं, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें, जिससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। आज की वीडियो में दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। शुक्रिया।